हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न आपको बताएंगे जो 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ये प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है जो RTET एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गौर करें आप। पहला प्रश्न, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आपको उच्चारण स्थान बताना है। शा का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तालु। जो शा का स्थान है वो क्या है? तालु। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, टा वर्ग टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर आपको बताना है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? या और वा, ई उ, री और रा, इसके बाद में री और शा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या और वा। या और वा क्या है? अर्ध स्वर हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। अयोगवाह किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद में इसी प्रश्न को एक और बार इस प्रकार से पूछा जाएगा, अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तब आपको उसमें बताना है कि जो अयोगवाह है वो किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। अगर ऑप्शन में अनुस्वार और विसर्ग ये आए तो आपको ऑप्शन नंबर बी करना है, और यदि आपके ऑप्शन में ओनली विसर्ग या अनुस्वार में से कोई भी एक आए तो आपको विसर्ग करना है, और अनुस्वार आए तो आपको अनुस्वार करना है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अयोगवाह अलग अलग अगर पूछे जाए विसर्ग तो आप विसर्ग लगाएंगे, और यदि विसर्ग और उसके बाद में अनुस्वार दोनों आया तो आपको अनुस्वार और विसर्ग क्लियर करना है। तो अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। जो अंगा का उच्चारण स्थान होता है वो आपको इसमें बताना है। नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगा का जो उच्चारण स्थान है वो नासिक है, क्योंकि वर्ण के जो लास्ट में जो अक्षर होते हैं वो वर्ग के वो नासिक होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो जो घा का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें करेंगे, कंठ। घा का उच्चारण स्थान है कंठ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्षा वर्ण किसके योग से बना है? आपको ये बताना है कि जो ये क्षा वर्ण है ये किसके योग से बना है? का और षट, का और चा, का और क्षा, और ये का और शा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, का और सा को मिलाकर क्षा वर्ण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण हैं। आपको वो वर्ण बताने हैं जो दंत्य हैं। टा, चा, ता या उ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ता। जो ये ता है ये दंत्य वर्ण की श्रेणी में आता है, दंत्य वर्ण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वरक, वक्र या वर्ग। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वक्त हिंदी शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में जो अम है वो किस वर्ण से पहले आता है? औ, आ, अहा और आ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आ। हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है? तो आप उसमें बताएंगे कि जो ये छोटा आ है इससे पहले आता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ना, मा, दा या धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माँ। ये वर्ण जो माँ वर्ण है ये ता वर्ग का नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। अब उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर। फ्रेंड्स जो प्रश्न है इसे आप अच्छे से समझें। प्रश्न में क्या बताना चाह रहे हैं कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उसे बोला जाता है क्योंकि वो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है वो आपको इसमें बताना है। ए, छा, आ या डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो छा है ये घोष वर्ण नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में जो री है वो स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिवाज। रिवाज में री स्वर नहीं है। बाकी कृपा में री स्वर है, कृष्ण में भी री स्वर है और दृष्टि में भी री स्वर है। तो इसमें जो री स्वर नहीं है वो हमें बताना है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिवाज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? फ्रेंड्स किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है वो आपको इसमें बताना है। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, था किस वर्ग का व्यंजन है? जो था थाली वाला था है ये किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ, तालव्य, दंत या ऊष्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दंत। जो था वर्ण है ये दंत वर्ग का व्यंजन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, उन ध्वनियों को बताना है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर। क्योंकि जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, त्रा की ध्वनियाँ हैं। जो त्रा है ये किन दो ध्वनियों से मिलकर बना है? ता धन री, ता धन रा, ता धन री धन आ या त्रा धन आ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए ता धन री, इससे क्या बना है, ये त्रा बना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है, आ, का, खा या चा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो आ है ये क्या है, ये सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है, सघोष वर्ण है। आ एक सघोष वर्ण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है, प्याऊ, प्रकंप, प्लवन या प्रकीर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्याऊ। प्याऊ सर्वप्रथम आने वाला शब्द है शब्दकोश में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, जो ज्ञा है इसको वर्णमाला में क्या माना जाता है वो आपको इसमें बताना है, संयुक्त व्यंजन, स्वर ध्वनि, अनुस्वार या व्यंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञा को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ज्ञा को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी नहीं है, स्पर्श संघर्षी कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, झा, शा, टा और हा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झा। जो झा झंडे वाला झा है ये स्पर्श संघर्षी वर्ण नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, रा, ला, या फिर वा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रा। जो ये रा है ये प्रकंपित वर्ण नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। कहाँ पर, मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि आपको बताना है, स्पर्श, अंतस्थ, वच्च या ऊष्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म। मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली जो ध्वनि है वो ऊष्म ध्वनियाँ होती है। क्या कहलाती है, वो ऊष्म ध्वनियाँ कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, खा है, खा कौन सा व्यंजन है ये आपको बताना है, अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या विव्रत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अघोष व्यंजन है। जो खा है ये क्या है, अघोष व्यंजन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन से हैं ये आपको बताना है, खा, चा, टा या शा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो शा है, जो शा षटकोण वाला शा है ये ऊष्म महाप्राण वर्ण है। कौन सा वर्ण है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है ये सा षटकोण वाला सा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हरियाणा टीईटी फर्स्ट पेपर में पूछा गया था सन 2012 में। सन 2012 का ये प्रश्न है जो हरियाणा टीईटी एग्जाम में पहले पेपर में पूछा गया था। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण बताना है, आ, का, था या चा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, था। जो था थाली वाला था है ये महाप्राण वर्ण है। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया था, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थे, जो वर्णमाला से रिलेटेड सारे प्रश्न थे। जो आप अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था,
क्योंकि वर्णमाला में इसके पहले सभी अर्धविवृत, संवृत, अल्पप्राण, महाप्राण सारे एक चैप्टर के आधार पर आपको बता दिए थे। इसी प्रकार से 2 और रिवीजन के तौर पर वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।